यूपी के अयोध्या की राम मंदिर में पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया और रामलला को स्थापित किया गया था और अब दूसरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है जो 2 दिन चलेगा। इसकी शुरुआत आज 3 जून से हो गई है और ये 5 जून तक चलेगा। इसके लिए राम मंदिर को रोशनी से जगमगा दिया गया है। जहां पर पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान राम के बालक रूप को स्थापित किया गया था, वहीं अब इस बार भगवान राजा राम को स्थापित किया जाएगा। राजा राम की स्थापना के साथ ही दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 7 बाकी उप मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे और अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा और इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामलला के दर्शन करने के बाद से राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो एसएसपी ने बताया कि रामनगरी फुल प्रूफ सुरक्षा के लिहाज से परिपूर्ण है। जो भी कार्यक्रम स्थल है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके लिए भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि अयोध्या में राम दरबार समेत 8 मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम मंदिर सोने से भी जगमगा उठा है। मंदिर के गुंबद पर सोने की परत चढ़ाए जाने से मंदिर की खूबसूरती काफी बढ़ गई है। दूर से ही मंदिर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से भगवान राजा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 111 वैदिक कर्मकांडी तीनों दिन प्राण प्रतिष्ठा के विभिन्न अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत से सर्वदलीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडल के 60 टीमें विश्व भर में पहुंची हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी समूह के संदर्भ को रोकने में पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए चीन की जमकर आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा इसके साथ ही समर्थन प्रतिरोध मोर्चों को बचाने में बीजिंग की भूमिका की आलोचना करते हुए थरूर ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति की समय समय पर आरएफ के बारे में रिपोर्ट करते रहते हैं। जब भारत ने सुरक्षा परिषद में अपने मित्रों को सुरक्षा परिषद द्वारा जारी प्रेस वार्ता में प्रतिरोध मोर्चा का उल्लेख करने के लिए प्रोत्साहित किया, तभी भी हमने इस रिपोर्ट के बारे में बात की थी। थरूर ने कहा है कि इस्लामाबाद और बीजिंग पर कटाक्ष करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने चीन में अपने दोस्त के समर्थन से नाम हटा लिया है। इसके लिए इसका कोई भी संदर्भ नहीं है। हम सुरक्षा परिषद में नहीं है और ना ही आप हैं। हम उस स्थिति को बदलना होगा। हम दोनों के परिषद में एक साथ होना चाहिए। शशि थरूर ने ये टिप्पणी ब्राजील के राजदूत के साथ चर्चा के दौरान की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर भू राजनीतिक गठबंधनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया। थरूर ने आगे कहा है कि हम मानवीय हैं। हम किसी भी देश में सबसे गरीब व्यक्ति को सभी तरह की भलाइयों में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर वो पैसा पाकिस्तान का आतंकवाद का समर्थन करना और हम पर हमला करने के लिए खुद को हथियार बंद करना आदि में है और अधिक संसाधनों को लगाने में सक्षम बनाता है तो हम ये दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। बिहार के पटना शहर में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। मशहूर शिक्षक और युवाओं के फेवरेट टीचर खान सर ने अपनी शादी के बाद एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें उनकी पत्नी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी है। गौरतलब है कि खान सर ने मई महीने में बेहद सादगी से शादी रचाई थी और उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्होंने कई बड़े आयोजन भी नहीं किया था और शादी की जानकारी भी उन्होंने कुछ समय बाद ही अपने विद्यार्थियों को एक लाइव क्लास में दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि देश हित में उन्होंने निजी जश्न को छोटा रखना बेहद समझा। इसके साथ ही यूट्यूबर खान सर के वेडिंग रिसेप्शन के फोटोज और वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और अब जब परिस्थिति सामान्य हुई तब उन्होंने अपने खास दोस्तों को, शुभचिंतकों को और प्रशंसकों के साथ ये तस्वीरें शेयर की है। इस मौके पर खान सर की पत्नी की पहली बार सार्वजनिक रूप से वो नजर आई हैं। उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लाल रंग के भारी कढ़ाई वाले लहंगे में पारंपरिक दुल्हन के रूप में वो काफी सुंदर लग रही हैं। घूंघट में ढके चेहरे के साथ उनकी गरिमा और सादगी हर किसी का ध्यान खींच रही है।
वहीं खान सर खुद ब्लैक सूट, गुलाबी शर्ट और लाल टाई में बेहद ही स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए हैं। उनकी मुस्कान हर खास पल को खूब बयां कर रही है। एक वायरल वीडियो में उनकी पत्नी के हाथ पकड़कर स्टेज तक लाते हुए भी देखा गया है, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया है। इस भव्य आयोजन में कई राजनीति और शैक्षणिक हस्तियां शामिल हुई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, केंद्र राज्य मंत्री राजभूषण निषाद सहित कई बड़ी हस्तियां मौके पर पहुंचकर इस खास दिन को और भी ज्यादा यादगार बना दिए। खान सर ने रिसेप्शन के दौरान अपने छात्रों को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने घोषणा की थी कि 6 जून को वो अपने विद्यार्थियों के लिए एक विशेष भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। उनका ये भावुक और विनम्र स्वभाव ही उन्हें देश भर के युवाओं को एक चहेता बना रहा है। जब छात्रों ने उनसे उनकी पत्नी की तस्वीर साझा करने की गुजारिश की तो उन्होंने सम्मानपूर्वक मना कर दिया और कहा कि निजी जीवन को सीमित रखना ही बेहतर है। उन्होंने ये भी बताया कि शादी की तारीख पहले ही तय कर ली गई थी। जब भारत पाक युद्ध जैसे हालात बने तो उन्होंने जश्न को सीमित रखने का निर्णय लिया। खान सर ने बड़े भावुक अंदाज में कहा कि मां की इच्छा के कारण विवाह को टालना संभव नहीं था, लेकिन देश हित को ध्यान में रखते हुए हमने सादगी से विवाह किया। गौरतलब है कि खान सर के शादी के रिसेप्शन की तस्वीरों को देखने के बाद से अब हर कोई उनके फिर से मुरीद हो गया है। पूर्वोत्तर में बाढ़ की वजह से लाखों की संख्या में लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 36 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं क्षेत्र के कई राज्यों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण असम में सबसे अधिक 11 लोगों की जान गई है। इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और साथ ही मिजोरम में 5 और सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 व्यक्ति की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक 15 नदियां उफान पर है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि सिक्किम के एक सैन्य शिविर के भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से 3 सैनिकों की मौत हो गई और 6 सैनिक लापता हो गए। पूर्वोत्तर राज्य में जहां बाढ़ बारिश से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी समय से पहले ही आए मानसून का असर दिखने लगा है। और इसी बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेज आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक इस तेज बारिश की वजह से बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में अचानक बार बदलते मौसम की वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे पहले बात अगर की जाए पूर्वोत्तरी राज्य की, तो बाढ़ और बारिश काफी कहर बरपा रही है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से लोग काफी परेशान हैं और इस परेशानी से राज्य के लोगों को अभी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तरी राज्य में भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ, पुलिस, सेना समेत कई एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली में सोमवार को नगर निगम के सभी वार्ड कमेटी का चुनाव नगर निगम मुख्यालय में संपन्न हुआ और फिर एक बार से चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। कुल 12 जोनों में हुए इन चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और पार्टी ने ज्यादातर जोन में अपना दबदबा कायम किया है। वहीं दूसरी ओर सत्ता में रहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 4 जोन में चेयरमैन और 3 जोन में डिप्टी चेयरमैन पदों पर जीत दर्ज की है और इस जीत में कोई भी जोन में उम्मीदवारों को निर्विरोधी जीत मिली है, जिससे कि इन जोन में मुकाबला एक तरफा रहा। नगर निगम महासचिवालय द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार बीजेपी ने 8 क्षेत्रों में अध्यक्ष पद हासिल किया है। 18 में से 11 सदस्यों के साथ बीजेपी के 12 जून को स्थायी समिति की कुर्सी हासिल करने की संभावना है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस जीत के ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह नतीजा ये दर्शाता है कि आपके पार्षदों में नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 8 जोन में अध्यक्ष पद पर जीत, स्थायी समिति में अतिरिक्त सदस्य की जीत और रोहिणी जोन में उपाध्यक्ष पद पर कब्जा ये साबित करता है कि बीजेपी के प्रति जन समर्थन और पार्षदों की निष्ठा बढ़ रही है। सचदेवा ने यह भी घोषणा की है कि जल्द ही स्थायी स्थिति समिति का अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा और निगम के रुके हुए विकास कार्यों को फिर से गति दी जाएगी। दूसरी ओर आपने कहा है कि पार्टी में दरार के बावजूद उन्होंने 4 जोन में जीत हासिल की है। आपकी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी में 15 पार्षद अलग होकर नए गुट में चले गए। इसके बावजूद हमने 5 में से 4 जोन पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे
उन्होंने कहा कि जो भी पार्षद बीजेपी के समर्थन में अलग हुए हैं, ये किसी भी जोन में जीत नहीं सकते। हम ये सभी के लिए गर्व की बात है। बता दें कि आप से टूटकर 16 पार्षदों ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई थी और जोनल कमेटी के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें किसी भी जोन में जीत नहीं पाई गई। IPL 2025 का आज फाइनल मैच है। 3 जून आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है और इस बार खिताब के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB और पंजाब किंग की टीम आमने सामने होगी। तो वहीं IPL को एक नया सरताज भी मिलेगा। इस मैच में सभी की नजरें विराट कोहली पर टिकी होगी, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट प्रारूप में संन्यास का ऐलान किया है। वहीं पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी कहा है कि आज के मुकाबले के लिए आप अपना सब कुछ लगा देंगे। RCB और पंजाब के बीच IPL 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस इससे आधा घंटे पहले यानी कि शाम को 7 बजे होगा। मालूम है कि IPL 2025 का फाइनल मुकाबला पहले कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना था, लेकिन मौसम की चिंताओं को देखते हुए अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। IPL के इस सीजन में पंजाब और बेंगलुरु टीम का फाइट हमेशा जोरदार रहा है। दोनों टीमों को हेड टू हेड पलड़ा काफी भारी रहा है। IPL के 18 साल में दोनों टीमों के बीच 36 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से जीत हार का अनुमान 50-50 रहा, यानी दोनों ने 18-18 मैच जीते हैं। और इस सीजन में दोनों का आमना सामना पहली बार 18 अप्रैल को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था, जहां बारिश के कारण 14 ओवर का मैच खेला गया और पंजाब ने 5 विकेट से जीत हासिल की। इसके 2 दिन बाद यानी कि 20 अप्रैल को RCB ने पलटवार किया और साथ ही पंजाब को 7 विकेट से हराया। दोनों टीमों के लिए एक और प्लेऑफ की अगर बात की जाए तो दोनों टीमों को प्लेऑफ मिला और जहां पर RCB ने पंजाब और 8 में से हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई। यानी इस सीजन में हेड टू हेड में RCB ने पंजाब को 2 बार हराया है। IPL के 18 साल में दोनों मैचों के बीच 36 मुकाबले हुए हैं और इस सीजन में दोनों का सामना पहली बार 18 अप्रैल को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ, जहां बारिश के कारण 14 ओवर का मैच खेला गया और पंजाब ने 5 विकेट से जीत हासिल की। इसके बाद से 20 अप्रैल को RCB ने पलटवार किया और उसके बाद से पंजाब को 7 विकेट से हराया।